कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना बच्चों? हाँ, पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और याद तो होगा ही आप सभी को क्या करना होता है एपिसोड देखने के बाद। एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सवालों को हल करना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय गुरुत्वाकर्षण के तीसरे भाग को समझेंगे। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पलायन चाल को समझेंगे, जिसे पलायन वेग भी कहते हैं, और अंत में भू उपग्रह के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले विषय के साथ और जानते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि जिन बलों द्वारा किया गया कार्य चले गए पथों पर निर्भर नहीं करता है, वे बल संरक्षी बल होते हैं तथा ऐसे बलों के लिए ही किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा की कोई सार्थकता होती है। दोस्तों, गुरुत्व बल एक संरक्षी बल है तथा हम किसी पिंड में इस बल के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, का परिकलन कर सकते हैं। दोस्तों, अब यदि पृथ्वी के पृष्ठ से h1 ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु तथा इसी बिंदु के ठीक ऊर्ध्वाधर ऊपर h2 ऊंचाई पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर विचार करें, तो m द्रव्यमान के किसी कण को पहली स्थिति से दूसरी स्थिति तक ऊपर उठाने में किया गया कार्य, जिसे हम W12 द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। अब इस कार्य का परिमाण हमें कुछ इस समीकरण से मिलेगा। W12 बराबर बल गुने विस्थापन बराबर हो जाएगा दोस्तों mg ब्रैकेट में h2 माइनस h1। दोस्तों, अब यदि हम पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई के बिंदु से कोई स्थितिज ऊर्जा यानी कि WH संबंध करें, तो हमें समीकरण कुछ इस प्रकार मिलेगा। WH बराबर mgh प्लस W नॉट। यहाँ W नॉट दोस्तों नियतांक को बताता है। अब यह स्पष्ट है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा समीकरण W12 बराबर W गुने H2 माइनस W गुने H1 द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार कण को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य ठीक इस कण की अंतिम तथा आरंभिक स्थितियों की स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा। अब दोस्तों, समीकरण में h बराबर 0 रखने पर हमें WH बराबर 0 यानी कि W नॉट प्राप्त होता है। h बराबर 0 का अर्थ यह होगा दोस्तों कि दोनों बिंदु पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित है। इस प्रकार W नॉट कण की पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा को दर्शाती है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर के किसी बिंदु पर स्थित किसी कण पर लगे गुरुत्वीय बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर निर्देशित करती है तथा इस बल का परिमाण समीकरण F बराबर कैपिटल G गुना ME गुना स्मॉल m बटे R स्क्वायर द्वारा दिया जाएगा। यहाँ ME पृथ्वी का द्रव्यमान को बताता है, स्मॉल m कण का द्रव्यमान को बताता है तथा R कण की पृथ्वी के केंद्र से दूरी को बताता है। अब दोस्तों, यदि हम किसी कण को R बराबर R1 से R बराबर R2 तक ऊर्ध्वाधर पथ के अनुदिश ऊपर उठाने में किए गए कार्य को परिकलन करें, तो हमें समीकरण कुछ ऐसा मिलेगा। W12 बराबर समाकलन R1 से R2 तक कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटे R स्क्वायर गुना dr बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस कैपिटल G गुना ME गुना स्मॉल m ब्रैकेट में 1/R2 माइनस 1/R1। अब दोस्तों, इस प्रकार समीकरण के बजाय हम किसी दूसरी R पर स्थित ऊर्जा WR को इस प्रकार संबंध कर सकते हैं। समीकरण WR बराबर माइनस कैपिटल G गुना ME गुना स्मॉल m बटे R जोड़ W1।
अब दोस्तों हम परिपाटी के अनुसार W1 को शून्य मान लेते हैं, जिसके कारण किसी बिंदु पर किसी कण की स्थितिज ऊर्जा उस कण को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए जाने वाले कार्य के ठीक बराबर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव की परिभाषा बिंदु पर किसी कण के एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा के रूप में की जाती है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि m1 एवं m2 द्रव्यमान के एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए दो कणों की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को बताती है। दोस्तों समीकरण हो जाएगा v बराबर -g गुना m1 गुना m2 बटे r। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पलायन चाल किसे कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न आता है दोस्तों कि क्या हम किसी पिंड को इतने अधिक आरंभिक चाल से ऊपर फेंक सकते हैं कि वह फिर पृथ्वी पर वापस न गिरे। आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने में ऊर्जा संरक्षण नियम हमारी सहायता करेगा। आइए पहले जानते हैं पलायन चाल किसे कहते हैं। दोस्तों वह न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड को दिया जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चला जाता है और पुनः लौटकर नहीं आता है, उसे पलायन वेग कहते हैं। आइए दोस्तों पलायन वेग का सूत्र को जानते हैं। पृथ्वी के लिए हम यहाँ पलायन वेग का मान ज्ञात करते हैं। दोस्तों पृथ्वी के तल पर स्थितिज ऊर्जा का मान निम्न सूत्र द्वारा दिया जाएगा, U बराबर -G गुना mm बटे r। अब दोस्तों जब पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर होता है तो इस स्थिति में पिंड की स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है। अतः इस स्थिति में पलायन ऊर्जा का मान हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण सीमा पर ऊर्जा का मान माइनस पृथ्वी तल पर ऊर्जा का मान। अब दोस्तों पलायन ऊर्जा का सूत्र ये होगा 0 माइनस ब्रैकेट में -g गुना mm बटे r बराबर आगे हल करने पर समीकरण होगा प्लस ब्रैकेट में gmm बटे r। अब माना कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से ve वेग से फेंका जाता है तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर निकल जाती है, अर्थात पृथ्वी तल पर पिंड का पलायन वेग का मान यदि ve हो तो तब पिंड की गतिज ऊर्जा का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाएगा ke बराबर 1/2 mve²। अब दोस्तों चूंकि पिंड में यह गतिज ऊर्जा उपस्थित है और इसके कारण ही पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल पा रहा है, तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा के बराबर होगी। इस अनुसार समीकरण होगा 1/2 mve² बराबर gmm बटे r। इस समीकरण को हल करके पलायन वेग यानी कि ve का मान निकालने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है, पलायन वेग बराबर ve। अब दोस्तों समीकरण ve बराबर √2gm बटे r। अब चूंकि गुरुत्वीय त्वरण g का मान निम्न होता है यानी कि g बराबर gm बटे r² होता है। अब ये g का मान यह पलायन वेग वाले समीकरण में जब हम रखते हैं तो पलायन वेग का नया समीकरण प्राप्त होता है जो निम्न प्रकार है ve बराबर √2gr। दोस्तों यहाँ g और re के आंशिक मान रखने पर हमें v बराबर लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है, इसे पलायन चाल कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भू उपग्रह के बारे में। दोस्तों भू उपग्रह वह पिंड है जो पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है जिसकी लगभग वृत्ताकार कक्षाएं हैं और लगभग 27.3 दिन का परिक्रमण काल होता है, जो चंद्रमा के अपनी अक्ष के परितः घूर्णन काल के लगभग समान होता है। दोस्तों अब यदि उपग्रह का द्रव्यमान m तथा v इसकी चाल है तो इस कक्षा के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कुछ इस समीकरण से दिया जाएगा। अभिकेंद्र बल यानी कि F बराबर mv² बटे ब्रैकेट में re प्लस h। यहाँ re पृथ्वी की त्रिज्या को बताता है
अब दोस्तों यह बल कक्षा के केंद्र की ओर निर्देशित है। दोस्तों अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका मान समीकरण से कुछ ऐसा मिलेगा। F बराबर कैपिटल G गुना स्मॉल m गुना me बटे RE प्लस h का होल स्क्वायर। दोस्तों इस समीकरण में यहाँ me पृथ्वी का द्रव्यमान को दर्शाता है। अब ऊपर के दोनों समीकरण में दक्षिण पक्षों को समीकृत तथा m का निरसन करने पर हमें नया समीकरण प्राप्त होता है। v स्क्वायर बराबर कैपिटल G गुना me बटे RE प्लस h। इस प्रकार h के बढ़ने पर v घटता है। अब दोस्तों पिछले भाग के समीकरण के अनुसार जब h का मान शून्य हो जाता है तो उपग्रह की चाल v होता है। अब समीकरण v स्क्वायर यानी कि h का मान शून्य ले तो समीकरण कुछ ऐसा होगा। कैपिटल G गुना me बटे RE बराबर हो जाएगा दोस्तों स्मॉल g गुना RE। इस समीकरण में हम स्मॉल g का मान कैपिटल G गुना me बटे RE का स्क्वायर का उपयोग किया है। अब प्रत्येक कक्षा में उपग्रह 2 पाई ब्रैकेट में RE प्लस h दूरी चाल v से तय करता है, अतः इसका आवर्तकाल कैपिटल T है। अब दोस्तों आवर्तकाल T का मान समीकरण T बराबर 2 पाई ब्रैकेट में RE प्लस h बटे v होगा, जिसे आगे हल करने पर हमें नया समीकरण मिलेगा बराबर 2 पाई ब्रैकेट में RE प्लस h के पावर 3/2 बटे रूट अंडर कैपिटल G गुना me। यहाँ हमने समीकरण से v का मान प्रतिस्थापित किया है। अब समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें नया समीकरण प्राप्त होता है, जो कि t स्क्वायर बराबर k गुना RE प्लस h का क्यूब, जहाँ k का मान 4 पाई स्क्वायर बटे कैपिटल G गुना me लिया गया है। यही समीकरण केपलर का आवर्तकालों का नियम को बताता है, जिसका अनुप्रयोग पृथ्वी के परितः उपग्रहों की गतियों के लिए किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं एक बार फिर से कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों सबसे पहले हमने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में जाना और उसके बाद पलायन चाल यानी कि पलायन वेग को भी समझा और अंत में भू उपग्रह के बारे में जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम सबसे पहले कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा के बारे में समझेंगे और उसके बाद तुल्यकालिक तथा ध्रुवीय उपग्रह के बारे में जानेंगे और अंत में भारहीनता क्या होती है उसको भी समझेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो आप कक्षा 11 NCERT बुक से भौतिकी विज्ञान पुस्तक से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय गुरुत्वाकर्षण को जारी रखेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम सबसे पहले कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा को जानेंगे। उसके बाद तुल्यकाली तथा ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं ये समझेंगे और अंत में भारहीनता किसे कहते हैं वो भी जानेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा किसे कहते हैं। पिछले भाग के समीकरण का उपयोग करने पर वृत्ताकार कक्षा में चाल v से गतिशील उपग्रह की गतिज ऊर्जा कुछ इस समीकरण से दी जाएगी। ke यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है दोस्तों, जिसे हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं। ke बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब v स्क्वायर का मान समीकरण में रखने पर हमें कुछ ऐसा समीकरण मिलेगा। ke बराबर कैपिटल G गुना स्मॉल m गुना me बटे 2 इंटू ब्रैकेट में RE प्लस h। दोस्तों हम मानते हैं कि अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, तब पृथ्वी के केंद्र से r प्लस h दूरी पर उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा कुछ इस समीकरण से दी जाएगी।
पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसे हिंदी में स्थितिज ऊर्जा से जानते हैं। पीई बराबर माइनस कैपिटल जी गुना स्मॉल एम गुना एम ई बटे आर ई प्लस एच। काइनेटिक एनर्जी धनात्मक होती है यानी कि पॉजिटिव होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी ऋणात्मक होती है यानी कि निगेटिव होती है। इसीलिए परिमाण में काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2 पोटेंशियल एनर्जी। अतः उपग्रह की कुल ऊर्जा कुछ इस समीकरण से दी जाएगी, E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस कैपिटल जी गुना स्मॉल एम गुना एम ई बटे 2 गुने ब्रैकेट में आर ई प्लस एच। इस प्रकार वृत्ताकार कक्षा में गतिशील किसी उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है यानी कि निगेटिव होती है। स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक तथा परिमाण में धनात्मक गतिज ऊर्जा का 2 गुना होता है। अब दोस्तों, जब किसी उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्तीय होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा तथा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा दोनों ही पथ के हर बिंदु पर भिन्न होती है। यदि कुल ऊर्जा धनात्मक अथवा शून्य हो तो पिंड अनंत की ओर पलायन कर जाता है। उपग्रह सदैव पृथ्वी से परिमित दूरियों पर परिक्रमण करते हैं, अतः उनकी ऊर्जाएं धनात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती। आइए दोस्तों अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुल्यकाली तथा ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं। यदि वृत्तीय कक्षा पृथ्वी के विषुवत वृत्त के तल में है तो इस प्रकार का उपग्रह जिसका आवर्तकाल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के आवर्तकाल के बराबर हो, पृथ्वी के किसी बिंदु से देखने पर स्थिर प्रतीत होगा। इसके लिए परिकलन करने पर आर ई प्लस एच का मान आर ई की तुलना में काफी अधिक हो जाता है। तो इस परिस्थिति के लिए परिकलन करने पर आर ई प्लस एच का मान आर ई की तुलना में काफी अधिक हो जाता है। तब समीकरण कुछ ऐसा होगा दोस्तों, आर ई प्लस एच बराबर ब्रैकेट में टी स्क्वायर गुना कैपिटल जी गुना एम ई बटे 4 पाई स्क्वायर का पावर 1/3। टी बराबर 24 घंटे के लिए परिकलन करने पर आर प्लस एच का मान 35,800 किलोमीटर हो जाता है, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि आर ई से काफी अधिक है। आइए दोस्तों तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं जानते हैं। वे उपग्रह जो पृथ्वी के विषुवत वृत्त के तल यानी कि निरक्षीय समतल में पृथ्वी के परितः वृत्तीय कक्षा में टी बराबर 24 घंटे के आवर्तकाल से परिक्रमण करते हैं, वे तुल्यकाली उपग्रह कहलाते हैं। आइए दोस्तों उदाहरण से समझते हैं। एक चक्कर में उपग्रह से दिखाई देने वाली पृथ्वी के पृष्ठ की एक पट्टी, जिसे चित्र में छायांकित दर्शाई गई है, उपग्रह के अगले परिक्रमण के लिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ घूर्णन करती है, जिससे संलग्न पट्टी दिखाई देने लगती है। इस प्रकार के उपग्रहों द्वारा एकत्र सूचनाएं सुदूर संवेदन मौसम विज्ञान के साथ पृथ्वी के पर्यावरणीय अध्ययनों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं भारहीनता किसे कहते हैं। दोस्तों भारहीनता को इंग्लिश में वेटलेसनेस कहते हैं। भारहीनता को माइक्रोग्रेविटी भी कहा जाता है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी जितनी कम होगी, गुरुत्वाकर्षण उतनी ही ज्यादा होगा। इसके विपरीत एक दूसरे से जितनी अधिक दूरी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा। इसलिए आकाश की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गुरुत्वाकर्षण कम होता जाता है। अंततः अंतरिक्ष में पहुंचकर यह शून्य हो जाता है। इसे ही भारहीनता यानी कि जीरो ग्रेविटी भी कहते हैं। आइए दोस्तों भारहीनता के उदाहरण को चित्र माध्यम से समझते हैं। दोस्तों भारहीनता की स्थिति अपने आप में कल्पना से परे है, क्योंकि आमतौर पर वह प्रकृति में नहीं दिखती। यह प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध होती है। दोस्तों भारहीनता यानी कि जीरो ग्रेविटी के खतरे को समझते हैं। भारहीनता की स्थिति में हृदय तथा अस्थियों में असामान्य क्रियाएं होने लगती है।
भारहीनता के कारण ब्लड सर्कुलेशन पैरों से सीने की शिराओं की ओर होने लगता है, जिससे शरीर में रक्त और पानी की मात्रा में 7 से 15% तक की कमी आ जाती है। हालांकि अंतरिक्ष यान में वातावरण के ताप, दाब और नमी को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि अंतरिक्ष यात्री यह महसूस करे कि वह पृथ्वी के वातावरण में ही है, लेकिन अनेक बार उसे बहुत उच्च व बहुत निम्न ताप का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सबसे पहले कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा के बारे में जाना और उसके बाद तुल्यकाली तथा ध्रुवीय उपग्रह किसे कहते हैं इसे भी समझा और अंत में हम भारहीनता किसे कहते हैं इसको भी जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम अध्याय गुरुत्वाकर्षण के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आप कक्षा 11 NCERT भौतिकी विज्ञान पुस्तक से पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। Dari COVID ke dalam dia. Dia kata,
हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है परमाणु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय का पहला भाग समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे आज तक के प्रस्तावित परमाणु के विभिन्न मॉडल को, और इसके बाद विस्तार से समझेंगे एक महत्वपूर्ण परमाणु के मॉडल के बारे में जो कहलाता है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडलों के बारे में। दोस्तों, सन 1897 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जोसेफ जे टॉमसन, इन्होंने गैस के विद्युत विसर्जन प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित ऋणात्मक आवेशित संघटक यानी इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के लिए पूर्णतया समान हैं। तथापि परमाणु स्वयं में वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को निष्प्रभावित करने के लिए परमाणु में धनात्मक आवेश भी होना चाहिए। लेकिन परमाणु में धनात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एक परमाणु की संरचना क्या है? इसी प्रश्न के उत्तर में सन 1898 में जे टॉमसन ने परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धन आवेश परमाणु में पूर्णतया एक समान रूप से वितरित है तथा ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन इसमें ठीक उसी प्रकार अंतः स्थापित हैं जैसे किसी तरबूज में बीज। दोस्तों, इस मॉडल को चित्रमय रूप में प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों तथा धन आवेशों का वितरण इस प्रस्तावित मॉडल से बहुत भिन्न है। जे टॉमसन के एक भूतपूर्व शोध छात्र अर्नेस्ट रदरफोर्ड कुछ रेडियोएक्टिव तत्वों से उत्सर्जित अल्फा कणों पर एक प्रयोग करने में व्यस्त थे। परमाणु की संरचना का अन्वेषण करने के लिए उन्होंने सन 1906 में परमाणुओं द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन से संबंधित एक क्लासिकी प्रयोग प्रस्तावित किया। इसके परिणामों की व्याख्या ने परमाणु के रदरफोर्ड के ग्रहीय मॉडल को जन्म दिया, जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मॉडल के अनुसार किसी परमाणु का कुल धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक सूक्ष्म आयतन में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। परमाणु के जिस वर्तमान रूप को हम जानते हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इसी मॉडल को आगे सन 1913 में नील्स बोर ने और अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत किया, जिसमें रदरफोर्ड के मॉडल की खामियों को यह कहकर दूर किया गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर एक विशिष्ट कक्षा में ही लगाते हैं। इस मॉडल को बोर के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। आइए अब सबसे पहले हम रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल के विषय में जानते हैं, जिसे कहा जाता है परमाणु का नाभिकीय मॉडल। दोस्तों, सन 1911 में रदरफोर्ड के सुझाव पर एच गाइगर तथा ई मॉर्सडन ने कुछ प्रयोग किए। उनके द्वारा किए गए एक प्रयोग में रेडियोएक्टिव स्रोत बिस्मिथ से उत्सर्जित 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले अल्फा कणों के एक पुंज को पतले स्वर्ण पन्नी पर दिष्ट कराया गया। इसके बाद प्रकीर्णित अल्फा कणों के विक्षेप मापने के लिए एक घूर्णी संसूचक का प्रयोग किया गया, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें जिंक सल्फाइड का पर्दा एवं एक सूक्ष्मदर्शी था। दोस्तों, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग में कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन हुए, जो कुछ इस प्रकार से हैं। बहुत से अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को बिना विक्षेपित हुए पार कर जाते हैं, जबकि कुछ अल्फा कण लगभग 0.14% 1 डिग्री के कोण से अधिक विक्षेपित तथा बहुत ही कम यानी लगभग 8000 में से कोई एक कण
90 डिग्री के कोण से अधिक विक्षेपित होते हैं। कुछ आपतित अल्फा कणों में से अत्यंत कम अल्फा कण आपतित दिशा में वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, ये सारे ही अवलोकन इस कल्पना पर आधारित हैं कि परमाणु में एक सूक्ष्म सघन तथा धनावेशित नाभिक है। बहुत से अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार कर जाते हैं। इसका अर्थ है कि उनमें संघटन नहीं होता। आपतित अल्फा कणों में से केवल 0.14% 1 डिग्री कोण से अधिक तथा 8000 अल्फा कणों में से कोई एक कण 90 डिग्री से अधिक विक्षेपित होता है। इसके लिए रदरफोर्ड ने तर्क दिया कि अल्फा कणों को विपरीत दिशा में विक्षेपित करने के लिए इन पर एक बहुत अधिक प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। इतना अधिक प्रतिकर्षण बल तभी प्राप्त हो सकता है यदि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका धन आवेश इसके केंद्र पर दृढ़ता पूर्वक संकेंद्रित हो। ऐसा होने पर अंदर आता हुआ अल्फा कण धन आवेश को भेदे बिना इसके अत्यंत समीप आ सकता है तथा इस प्रकार के समागम के परिणाम स्वरूप अधिक विक्षेप होगा। इससे नाभिकीय परमाणु की परिकल्पना की पुष्टि होती है। यही कारण है कि रदरफोर्ड को नाभिक की खोज का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल में परमाणु का कुल धनावेश तथा इसका अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के बहुत छोटे से आयतन में संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन इससे कुछ दूर होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होने के कारण यह समझना आसान है कि अधिकतर अल्फा कण पतली धातु की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए बाहर क्यों निकल जाते हैं। तथापि जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वहां पर विद्यमान प्रबल विद्युत बल इसे बड़े कोण से प्रकीर्णित कर देता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन अत्यंत हल्के होने के कारण अल्फा कणों पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डाल पाते। दोस्तों, परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल परमाणु को एक विद्युतीय उदासीन गोले के रूप में चित्रित करता है, जिसके केंद्र में बहुत छोटा किंतु भारी तथा धन आवेशित नाभिक है, जो अपनी अपनी गतिशील स्थिर कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ है। परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिकों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल Fe इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल यानी Fc प्रदान करता है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में गतिशील स्थिर कक्षा के लिए Fe बराबर होता है Fc के, या इसे लिख सकते हैं कि mv²2/r बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e²2/r² के। दोस्तों, यहाँ से v² का मान आता है e²2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr तथा r का मान प्राप्त होता है e²2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²2। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी कण की कुल ऊर्जा गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, यानी E बराबर है K जमा U। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/mv² के। तो यहाँ पर v² का मान रखा जाए तो प्राप्त होता है गतिज ऊर्जा का व्यंजक, जो होगा 1/2 e²2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को लिखा जा सकता है e²2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के। तो इससे प्राप्त होता है किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा में उसकी कुल ऊर्जा यानी E। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में समझाए गए विषय आपको समझ आए होंगे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाने परमाणु के विभिन्न मॉडल और एक महत्वपूर्ण मॉडल
रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम जानेंगे हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल और ऊर्जा स्तर को। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके अध्याय विकास को जारी रखेंगे और इसका भाग 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने विकास, जीवन की उत्पत्ति और जीवन स्वरूप का विकास, एक सिद्धांत, इन सभी विषय बिंदुओं पर चर्चा करी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विकास के प्रमाण क्या है और साथ ही साथ हम अनुकूली विकिरण क्या है इसको भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो कि ये साबित करते हैं कि विकास इस धरती पर हुआ था। ये प्रमाण हैं जीवाश्म, भ्रूणात्मक प्रमाण, शारीरिक तथा आकारिकी प्रमाण, प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण। इन सभी प्रमाणों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रमाण हम जीवाश्म को ले लेते हैं। इनको हम पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी कहते हैं। अब समझते हैं कि ये क्या होते हैं। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यह एक जीवाश्म की है। यह एक शुरुआती रेप्टाइल यानी कि सरीसृप का जीवाश्म है। जीवाश्म दोस्तों विलुप्त जीवों को दर्शाते हैं, जैसे कि डायनासोर। हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं कि डायनासोर कैसे इस धरती से विलुप्त हुए होंगे, मगर इस बात को हम जान लेते हैं कि जीवाश्मों के बिना हमें शायद कभी पता भी नहीं चलता कि डायनासोर हमारी पृथ्वी पर रहे होंगे। और दोस्तों कुछ जीवाश्म तो आज के समय में पाए जाने वाले जीवों के जैसे दिखते हैं, जैसे कि डायनोसोरस। ये क्रोकोडिलियन जीनस का एक विलुप्त जीव था जो कि आज के घड़ियालों को दर्शाता है, उनके जैसा ये दिखता था। तो इन सभी बातों से हम कह सकते हैं कि जीवाश्म हमें विकास को समझने में मदद करते हैं। अब दोस्तों ये जीवाश्म बनते कैसे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब कोई जीव मरता है तो उसका शरीर पर्यावरण में घुल जाता है और थोड़े समय बाद वो गायब हो जाता है। लेकिन अगर जीव का पूरा शरीर या उसका कुछ हिस्सा उसके शरीर का चट्टानों या फिर सेडिमेंट्स में प्रिजर्व हो जाए कुछ समय के लिए, कई बार ये बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए भी प्रिजर्व हो जाता है, यानी कि परिरक्षित हो जाता है, जैसे कि डायनासोर में, क्योंकि डायनासोर्स के जो जीवाश्म है वो बहुत ही पुराने हैं। और फिर कुछ प्रक्रियाओं के बाद ये जीवाश्म में बदल जाते हैं। आइए दोस्तों अब भ्रूणात्मक प्रमाण के बारे में पढ़ लेते हैं, इसको हम समझेंगे। यह अर्नस्ट हेकल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये प्रमाण कुछ विशिष्ट संरचनाओं के प्रेक्षण पर आधारित थे जो सभी कशेरुकी जीवों के भ्रूण में उभयनिष्ठ रूप से पाए जाते हैं, परंतु वयस्क जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ मैंने कशेरुकी जीवों के भ्रूणों को दिखाया हुआ है। इनमें कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जैसे कि गलफड़े और ये पूंछ, जो सभी के सभी कशेरुकी भ्रूणों में आपको दिख रहे होंगे। लेकिन वयस्क जंतुओं में ये सारी विशेषताएं नहीं होती हैं, ये अनुपस्थित होती है, जैसे कि आपको मानवों में पूंछ देखने को नहीं मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि कुछ विशेषताएं वयस्क जीवों में अनुपस्थित होती है। लेकिन दोस्तों ये प्रस्ताव कार्ल अर्नस्ट बायर द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए गहन अध्ययन के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। उसने देखा कि भ्रूण कभी भी अन्य जंतुओं की वयस्क अवस्थाओं से नहीं गुजरते हैं। आइए दोस्तों विकास का अगला प्रमाण हम समझ लेते हैं, जो कि है
शारीरिक तथा आकार की प्रमाण। इसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहली है होमोलोगस संरचनाएं और दूसरी है एनालोगस संरचनाएं। इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम होमोलोगस संरचनाओं को समझ लेते हैं। अब ये क्या होती है? विभिन्न जीवों की संरचनाएं जिनकी शरीर रचना या बुनियादी योजना में समानता है लेकिन कार्य भिन्न करती हैं, उन्हें समजातीय संरचनाएं कहते हैं, यानी कि होमोलोगस संरचनाएं कहते हैं। सरल भाषा में संरचना एक समान है लेकिन वो कार्य भिन्न कर रही हैं, तो वो समजातीय संरचना यानी कि होमोलोगस संरचनाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये मानव की, ये कुत्ते की, ये चिड़िया की और ये व्हेल की मैंने फोर लिम्ब की संरचना को आपको यहाँ दिखाया हुआ है। इनमें आपस में समानता है मगर ये कार्य अलग अलग करते हैं, तो ये हो गई होमोलोगस संरचनाएं। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण वही रचना भिन्न रूप ले लेती है। ये अपसारी विकास यानी कि डायवर्जेंट एवोल्यूशन है और यह संरचनाएं समजातीय होती हैं जिसमें समान पूर्वज परंपराएं होती हैं। इस घटना को समजातता कहते हैं। अब दोस्तों, पौधे भी होमोलोगस संरचनाओं को दर्शाते हैं, जैसे कि बोगेनविलिया के पौधा और क्यूकुरबिटा का पौधा। अब जो बोगेनविलिया के पास जो कांटे होते हैं और जो क्यूकुरबिटा के पास प्रतान होती है यानी कि टेंड्रिल होती है, ये दोनों आपस में होमोलोगस संरचनाएं हैं। अब ये कैसे होमोलोगस संरचनाएं हैं, इनको हम देख लेते हैं। एक तरफ मैं कांटे को लिख देता हूं और दूसरी तरफ मैं प्रतान को लिख देता हूं। अब हम इन्हें होमोलोगस संरचनाएं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही कक्षीय कली की स्थिति में होते हैं और दोनों ही कक्षीय कली के रूपांतरण हैं, लेकिन ये दोनों भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जैसे कि जो कांटे होते हैं पौधे के, ये इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं और दूसरी ओर प्रतान चढ़ाई के काम आता है। आइए दोस्तों, अब एनालोगस संरचनाओं को समझ लेते हैं। विभिन्न जीवों में संरचनाएं जो शरीर रचना से समान नहीं है, हालांकि वे समान कार्य करते हैं, इन्हें एनालोगस संरचना या अनुरूप संरचना कहा जाता है। सरल भाषा में अब जो संरचना अलग होगी लेकिन उसका कार्य एक समान होगा, उन्हें हम एनालोगस संरचना कहते हैं। अनुरूपता या तुल्य रूपता सामान्य वंश यानी कि कॉमन एंसेस्ट्री को इंगित नहीं करता है, जिसका मतलब है कि इन सभी जीवों के जिनके पास एनालोगस संरचनाएं होंगी, उनके आपस में कॉमन एंसेस्टर नहीं होंगे, उनके सामान्य वंशज नहीं होंगे। तो ये बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। इसलिए अनुरूप संरचनाएं अभिसरण विकास यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक परिणाम है। एक ही कार्य के लिए विकसित होने वाली विभिन्न संरचनाएं और इसलिए इनमें समानता है। उदाहरण के लिए आप पक्षी का पंख और तितली का पंख देख सकते हैं। इनकी संरचना अलग होती है लेकिन ये कार्य एक ही करते हैं, ये उड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे ही तितली और चमगादड़ के पंखों में भी होता है। और इसका एक और उदाहरण है जिसमें कि आलू और शकरकंदी आता है। अब ये दोनों का मूल अलग अलग होता है, जैसे कि जो आलू है वो रूपांतरित तना है और जो शकरकंदी है वो रूपांतरित मूल है, लेकिन ये कार्य समान करते हैं, जो कि है खाद्य पदार्थ का संग्रहण। दोस्तों, एक और चीज है जो विकास का समर्थन करती है, वो है प्राकृतिक वर्ण। इसके बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था और इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जीव दूसरे की तुलना में ज्यादा फिट होगा दिए गए पर्यावरण में, तो वो ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, उसको प्रकृति ने चुना होगा। तो इंग्लैंड में 1850 के दशक में क्या हुआ था कि औद्योगिकरण नहीं था वहां पर। तब जो श्वेत पंखी शलभ थे उनकी संख्या अधिक थी और काले पंखी शलभ उनकी संख्या कम थी।
बाद में 1920 में वहां पर इंग्लैंड में औद्योगिकरण आया, जिसकी वजह से वहां पर प्रदूषण बढ़ गया। प्रदूषण के धुएं की वजह से जो वृक्ष के तने थे वो काले पड़ने लग गए थे। इसकी वजह से जो श्वेत पंखी शलभ थे उनकी संख्या कम होने लगी थी, क्योंकि उनका शिकार करने वाले जितने भी शिकारी थे उनको वो आसानी से देख पा रहे थे काले तने के ऊपर, जो कि जब प्रदूषण नहीं था, प्रदूषण रहित क्षेत्र था, तब वो चीज मुश्किल से होती थी। और जो काले पंखी शलभ थे उनकी संख्या बढ़ रही थी, क्योंकि वह काले तने में घुल मिल जा रहे थे। तो इस बात से ये पता चलता है कि किसी मिश्रित आबादी में जो जीव पर्यावरण या प्रकृति द्वारा चुना जाएगा वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। आइए दोस्तों, अब कृत्रिम वर्ण को समझ लेते हैं। यह वांछित लक्षणों के लिए पौधों या जानवरों का चयनात्मक प्रजनन है। जैसे कि वाइल्ड मस्टर्ड से हम भिन्न भिन्न सब्जियों को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी इत्यादि। आइए दोस्तों, इस वीडियो के दूसरे विषय बिंदु को समझ लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अनुकूली विकिरण क्या है। एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण यानी कि अडैप्टिव रेडिएशन कहा गया। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है डार्विन की फिंच। जब डार्विन गैलापागोस आइलैंड में गए थे तो उन्होंने वहां देखा कि जो फिंचेस पक्षी थे उनमें कुछ विविधता थी, जो कि उनकी चोंच के आकार में थी। विश्लेषण के बाद उनको पता चला कि ये सारी विविधता एक ही आइलैंड में विकसित हुई थी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो विविधता थी ये बीजभक्षी पूर्वज पक्षी से विकसित हुई थी, और इनमें से कुछ पक्षी अलग अलग आइलैंड पर चले गए और वहां पर जो भी पर्यावरण था उसके हिसाब से उन्होंने खुद को विकसित कर लिया। इस वीडियो में हमने दोस्तों विकास के प्रमाणों को हमने समझा, और हमने साथ ही में अनुकूली विकिरण क्या होता है इस पर भी हमने चर्चा करी। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 2 विषय बिंदुओं को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय की कुछ और बातों को जानेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे जैव विकास के बारे में, हम विकास की क्रिया विधि को समझेंगे, और आखिरी में हम हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है।
सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।